This conference will now be recorded. नमो नमः। परम आयुर्वेद आयोजित और पंचकर्म महर्षि वैद्यराज त्र्यम गोगटे पुरस्कार प्राप्त चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषा इस उपक्रम के 276वें पुष्प में वैद्य महेश भुजबल और मैं वैद्य सारिका भुजबल उपस्थित सभी मान्यवरों का सहर्ष स्वागत करते हैं। आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय परम गुरुवर्य वैद्यराज मल्हार जोशी महोदय जी का भी विशेष स्वागत और आपको सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगी, निर्धारित समय से हम टेक्निकल इशू की वजह से देरी से चल रहे हैं। इस पुष्प का आरंभ हम धन्वंतरी स्तवन से करेंगे, किंतु टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसका यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होगा, तो धन्वंतरी देवता को नमन करते हुए कार्यक्रम में आगे की ओर जाएंगे। आदरणीय परम गुरुवर्य वैद्यराज मल्हार जोशी महोदय जी का परिचय करने हेतु परम आयुर्वेद के संस्थापक वैद्य महेश भुजबल जी से मैं अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। नमो नमः। आज के हमारे परम राष्ट्रीय गुरु है वैद्य मल्हार प्रभाकर जोशी सर ने सांगली के माननीय वसंत दादा पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से आयुर्वेदाचार्य पदवी प्राप्त करके 1990 से माधवनगर सांगली महाराष्ट्र यहाँ आयुर्वेद चिकित्सक के तौर पर अपना काम शुरू किया। रुग्ण चिकित्सा के लिए खुद सभी प्रकार की औषधों का निर्माण सर करते हैं। सांगली के प्रथित यश वैद्यराज दातार शास्त्री जी, इनके यहाँ गुरुकुल पद्धति से सर ने शिक्षण प्राप्त किया है। पंचभौतिक चिकित्सा इस विशेष पद्धति का सर विशेष रुग्ण परीक्षा और चिकित्सा में उपयोग करते हैं। सभी प्रकार की भस्म रसकल्प निर्मितियों में आपका विशेष प्रावीण्य है। 2008 साल का वैद्य खड़ीवाले वैद्यक संशोधन संस्था पुणे इनके द्वारा दिए जाने वाला वैद्य दवा शेंडे रसौषधि पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है। आयुर्वेद व्यासपीठ की तरफ से अलग अलग जगह पे आपने बहुत सारी रसौषधि निर्माण कार्यशाला आयोजित की है। सर के घर पर भी अनेक महाविद्यालयों से विद्यार्थी औषधिकरण सीखने के लिए आते हैं और सर उन्हें निशुल्क सिखाते हैं। सर के सुपुत्र श्री शतानंद जी ने जामनगर से आयुर्वेद फार्मेसी शिक्षण प्राप्त किया है। उनके सहकार्य से भेषजम आयुर्वेद नाम से आयुर्वेद औषधि निर्माण और वितरण क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया है। पंचभौतिक चिकित्सा पद्धति से खुद औषधि निर्माण करके पिछले 32 साल से सर रुग्ण सेवा दे रहे हैं। उसी पद्धति से बनाई हुई औषधें अभी हम सभी वैद्यों के लिए सर उपलब्ध करने वाले हैं। सर ने आयुर्वेद व्यासपीठ में सन 2000 से सांगली जिला अध्यक्ष, सन 2006 से पश्चिम महाराष्ट्र विभाग अध्यक्ष और अभी सर केंद्रीय कार्यकारिणी सह कार्यवाहक के तौर पर काम कर रहे हैं। इस साल के आयुष डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु की पद के साथ अभी पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों को सर अपना ज्ञानदान और अनुभव दे रहे हैं। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व को मैं विनती करता हूँ कि आप हमें औषधि निर्माण इस विषय पर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा आवाज आ रहा है? जी सर। हाँ, और मैं एक बार फिर से पीपीटी फॉरवर्ड करके देखता हूँ। स्लाइड चेंज हो गई? जी। हाँ, हो गई ना? जी जी सर। धन्वंतरी का फोटो आया? कुछ प्रॉब्लम है या ठीक तरह से चल रहा है? सर आपकी आवाज हाँ, ब्रेक हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो शायद आपको वीडियो बंद करना पड़ेगा। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है? हाँ ठीक है।
एक सेकंड ना, इग्नोर, टर्न ऑफ वेबकैम बोल रहा है। अभी पंचभौतिक औषधि निर्माण ऐसी स्लाइड आपको दिखाई रही है क्या? जी दिखाई रही है? जी दिखाई दे रही है, सिर्फ आपकी हाँ आवाज ब्रेक हो रही है, तो मुझे हाँ, ठीक लगता है, है आपके यहाँ, हाँ वीडियो सिर्फ बंद करेंगे फिर। हाँ ठीक है, चलेगा। मैं वीडियो मैं ही बंद कर देता हूँ, ठीक है। पंचभौतिक औषधि निर्माण बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मैंने पहले 2-4 स्लाइड्स थोड़े स्किप करके मैं डायरेक्टली हमारा जो आज का सब्जेक्ट है उसके ऊपर चलता हूँ। थोड़ा सा 1-2 मिनट में आप सभी लोगों का लेने वाला हूँ। जैसा कि मेरा परिचय करते वक्त आयुर्वेद व्यासपीठ का जिक्र हुआ, वो आयुर्वेद व्यासपीठ के बारे में और उसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा है, उसके बारे में 1-2 मिनट में बातें करके हम हमारे विषय पर चले जाएंगे। कुर्वन्तो विश्वम स्वस्थम ऐसा ध्येय रख के आयुर्वेद व्यासपीठ की स्थापना हो चुकी है। 25 साल आयुर्वेद व्यासपीठ का काम चल रहा है। अभी 25 साल का महोत्सव हम एक सादर करना, सबके साथ सबको मिलाकर आयुर्वेद व्यासपीठ का 25 साल का समापन एक बड़े कार्यक्रम से हम करना चाहते हैं। 3 डेज इंटरनेशनल सेमिनार हम नागपुर में कर रहे हैं। आप सभी को आज जो सुन रहे हैं या बाद में यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर जहां भी आप देखोगे, उन सभी को मेरा आग्रह रहेगा कि इस 3 डेज इंटरनेशनल सेमिनार में आप जरूर पधारिए और आयुर्वेद व्यासपीठ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले ले। अच्छी तरह से आवाज सुनाई दे रही है ना? हेलो? हाँ सर, कुछ भी हाँ ठीक है, दिक्कत आती है तो मैं आपको बताती हूँ। ओके। और ये स्लाइड्स पे अच्छी तरह से आगे जा रही है? हाँ ठीक है। अभी ये जो मैंने आपके सामने एक चरण रखा है, ये तो हमने फर्स्ट ईयर से सभी ने सीखा है। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये मूल उद्देश्य है। ये करते समय आयुर्वेद का ज्ञान सभी लोगों को, सभी वैद्यों को, सभी जनमानस में अच्छी तरह से फैल जाए, इसके लिए ये जो परम आयुर्वेद कार्य कर रहा है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और उन्हीं के चलते आज के जो उनका मैसेज है उसमें भी इसका उद्देश्य या उल्लेख आया है कि संधाय संभाषा। मेरे पास जो ज्ञान है वो मैंने दूसरे को देना है, दूसरे के पास का ज्ञान लेने की मैं कितना भी उम्र से, प्रैक्टिस से, स्थिति से कितना भी बड़ा हो गया थे, लेकिन सामने जो आ रहा है उसी से कुछ ना कुछ तो ज्ञान मुझे लेना है। ये बात हमें ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए। और ये जो परम आयुर्वेद के दोनों जो आधार स्तंभ है भुजबल, उन दोनों को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं। और संधाय संभाषा का अच्छा कार्य कैसा हो, इसके बारे में एक स्लाइड आपको दिखाता हूं। आज तक हमारी संधाय संभाषा इस तरह चल रही है, ऐसा हमें दिखाई देता था। हमारे जो बड़े बड़े गुरु थे, बड़े बड़े वैद्य थे, उनका मन से, शायद शरीर से वो एक दूसरे को आदर करते थे, लेकिन जब भी शास्त्र
शास्त्र का विषय आता था तो वो अपने अपने शिष्यों के हिसाब से अपने अपने मत पर अटिक रहते थे और दूसरों को या दूसरे से कुछ सुनने की मानसिकता ही नहीं रखते थे। लेकिन इसी से अच्छी तरह से काम नहीं होगा, आयुर्वेद आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए इसके विपरीत हमें काम करना है सभी को। और ये जो संधाय संभाषा, ये जो विषय मैंने आपके सामने रखा, उसी के चलते आयुर्वेद को हम बहुत आगे ले जा सकेंगे। अभी आपका आज का विषय के लिए हम शुरुआत करते हैं। औषधि निर्माण विथ ट्रेडिशनल मेथड्स। आज के लेक्चर में ग्रंथों में दिया गया रेफरेंस सिर्फ मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो औषधि निर्माण की प्रक्रिया होती है वो ट्रेडिशनली यानी गुरु परंपरा के हिसाब से जो सिखाई जाती है उसका जिक्र मैं आपके सामने करने वाला हूं। हमारे जो पूर्वज गुरु, उन्होंने जो घर पे औषधि निर्माण करने का एक प्रयास किया था। अभी तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी निकल गई है, दवाइयों की मांग भी बढ़ चुकी है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे वैद्य भी है। उनके लिए दवाइयां बनाना और उनके पास देना ये एक एक वैद्य का काम भी नहीं है, लेकिन उसमें जो मूल तत्व होते हैं उनका यदि हम अच्छी तरह से ध्यान रखें तो दवाइयों की निर्मित बहुत अच्छे क्वालिटी वाली, कम मात्रा में उपयोगी पड़ने वाली, और जो चिकित्सा चतुष्पाद में हमें सिखाया गया है, जैसे रुग्ण, वैद्य, परिचारक, इनसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है औषधि। तो उस औषधियों का निर्माण करना और उसका प्रयोग रुग्णों के स्वास्थ्य हेतु करना, इसके लिए जो जो दवाइयां हमें दैनंदिन प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं उनका निर्माण हो सके तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां लगती है, जगह लगती है। मेट्रो सिटी में ये सब नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर दवाइयां घर पर बनाने के कुछ छोटे छोटे नुस्खे भी मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। उसी के चलते यदि संभव हो तो आप अपने लिए लगने वाली दवाइयां खुद घर पे बनाने का प्रयास कीजिए। ग्रंथों में दी गई सभी नियम, जो मार्गदर्शक तत्व है, उनको सबको ध्यान में रखते हुए हमें ये औषधि निर्माण करना है। औषधि निर्माण की और एक खास बात होती है, मुझे सौभाग्यवश सीखने को मिला है, इसीलिए आपको भी सलाह दे रहा हूं या इस चित्र के आधार से आपको बता रहा हूं। औषधि निर्माण हो सके तो किसी गुरु से आप सीख लीजिए। ग्रंथों में दिया गया है उसी के हिसाब से औषधि निर्माण करने के बजाय किसी गुरु के पास जाकर उसका अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेकर, ये जो मैंने आपके घट बनाने वाले पिता पुत्र या गुरु शिष्य का चित्र आपके सामने रखा है, वो गुरु अपने शिष्य का या बच्चे का हाथ अपने हाथ में लेकर उसको घट बनाना सिखा रहा है। हमारे जो गुरु रहते हैं, हमारे यानी आयुर्वेदिक भारतीय परंपरा के हिसाब से जो गुरु रहते हैं, वो अपने शिष्य को, अपने बच्चे को जो भी सीखना अच्छी तरह से चाहता है उनको सिखाने की उनकी मानसिकता ऐसी रहती है। दूर खड़े रहते हुए वो ऐसा करो, वो वैसा करो, ऐसे बताने वाले हमारे गुरु नहीं रहते। किसी का मैसेज है, स्लाइड दिखाई नहीं दे रही है क्या? नहीं सर, आपके स्लाइड्स अच्छे से दिख रहे हैं, शायद उनके यहाँ पे दिक्कत होगी। महेश उनको पर्सनली मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो
हो सके तो किसी अच्छे गुरु से, या अब जो संध्या संभाषा के हिसाब से बहुत सारे अच्छे अच्छे वैद्य जो दवाइयाँ घर पे बनाते हैं, बाकी रूटीन जनरल प्रैक्टिस करते वक्त कैसा करना है, ये बातें हमें सिखाते हैं। उनसे अच्छी तरह से सीख कर जो भी आपको करना है वो कीजिए। मुझे सौभाग्यवश दातार शास्त्री का मार्गदर्शन मिला है, और उन्होंने ऐसे मेरे हाथ में लेकर घट बनाने जैसी प्रक्रिया सभी औषधियों के बारे में मुझे सिखाई है। वही सभी बातें कुछ भी न छुपाते हुए मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोई गलती उसमें होगी तो वो गलती मेरी होगी, दातार शास्त्री की गलती नहीं होगी। आज हम 10-11 औषधियों के बारे में विचार करने वाले हैं। एक चूर्ण है, कषाय कल्पना, तैल कल्पना। चूर्ण के सामने ज्येष्ठ मास ऐसा मैंने एक लिखा है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चूर्ण, कषाय, तैल हो गया। एक गुग्गुल बनाना कैसा होता है वो भी हम देखेंगे। वटी बनाना, ज्यादातर हम खलवी रसायनों का प्रयोग हमारे प्रैक्टिस में करते हैं। उनकी एक विशेषता होती है, वो मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। वैसे तो अभी जैसे जैसे लॉज चेंज हो रहे हैं, वैसे तो हम प्राणीज द्रव्य, प्राणीज कल्प प्रयुक्त करने में असमर्थ होने वाले हैं। लेकिन जब तक चलता है तब तक प्राणीज जो शंख, प्रवाल आदि, शौक्तिक, कपर्दिक, ये जब तक मिलते हैं तब तक हम उनका प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। यदि उसके ऊपर बैन आ गया तो वो भी हमें बंद करना पड़ेगा। लेकिन शंख भस्म हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हिंगुलोत्थ पारद, मुझे रसौषधि का पुरस्कार मिला है, उसी के चलते मेरे पास रसौषधि बहुत सारी बनती है। जो सभी लोगों को हो सके ऐसे एक 2-4 रसौषधियों का उल्लेख आज मैं करने वाला हूं। उसमें सबसे रस निकालने के लिए हिंगुलोत्थ पारद होना ही चाहिए। तो हिंगुलोत्थ पारद कैसा करते हैं या उसकी हिंगुलोत्थ पारद निकालने की प्रक्रिया मैं आपको समझा दूंगा। सिंदूर कल्पना में आज रस सिंदूर की बात करेंगे। भस्म में माक्षिक भस्म के बारे में विचार करेंगे। एक बहुत अमृत जैसे काम करने वाला लेकिन गलती से बनाया गया तो विष जैसा मारक, ऐसा एक ताम्र भस्म, लेकिन उसकी बनाने की ये जो सोमनाथी ताम्र ऐसा मैंने लिखा है। ये प्रक्रिया यदि आपने सब लोगों ने सुन ली और उसी के चलते वो करने का प्रयास आपने किया तो वो भी एक अमृत समान द्रव्य हमारे हाथ में आ जाता है। इसका प्रयोग हम आबाल वृद्ध सभी लोगों में कर सकते हैं। अब चूर्ण के बारे में मैं क्या बताने वाला हूं, ऐसे किसी को मन में आ सकता है चूर्ण बनाना है तो हम रॉ मटेरियल करके अखंड स्वरूप में कोई भी द्रव्य लाएंगे, उसको स्वच्छ साफ करके उसमें जो कूड़ा कंकर होगा वो सब निकाल के, यदि आवश्यकता हो तो लोहे के खरल में, वरना पल्वराइजर जैसे आधुनिक जो साधन है उनके हिसाब से चूर्ण बना लेंगे। लेकिन चूर्ण बनाने का और वो हमारे प्रैक्टिस में पूरे साल भर यूज हो, इसके लिए हमें क्या करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। शरंधर संहिता का हमको निर्देश है, मास द्वयात् तथा चूर्णम हीन वीर्यत्वम आपनुयात्। किसी भी द्रव्य का चूर्ण हम
2 महीने वैसे ही रख दे तो वो हीन वीर्य हो जाता है। अब आप सोच लीजिए मैंने चूर्ण बनाना ये इस लेक्चर में क्यों लिया है। आज मार्केट में हमें जो भी चूर्ण मिलता है, मार्केट में जो भी चूर्ण मिलता है उसके ऊपर की एक्सपायरी डेट आज लिखना कंपलसरी हो गया है, तो आज लिख रहे हैं, वो देख लो। दूसरी बात, फैक्ट्री में तैयार हुआ चूर्ण, उसका अच्छी तरह से पैकिंग होना, उसके बाद वो होलसेलर के पास जाना या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना, डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा रिटेलर तक आ जाना, रिटेलर के पास वो है ये बताने के लिए एमआर हमारे घर पे आ जाना, और बाद में हम उसी दुकान से रिटेलर से वो खरीद कर हमारे दवाखाने में लाना। इसमें कितना समय जा सकता है और उसके बाद उसका प्रयोग हम कितने दिन कर सकते हैं। इसके लिए ये चूर्ण बनाते वक्त हम उसके लिए एक थोड़ी सी प्रक्रिया करते हैं, उसके बारे में अब, और वो पूरे साल भर हमें प्रयोग में आ सके ये कैसे करते हैं हम, वो आपको बताता हूं। थोड़ा सा आगे जाता हूं। हाँ, आपके सामने अभी मैंने एक चक्रिका का एक फोटो रखा है, चक्रिका का एक फोटो रखा है। चूर्ण जो होता है उसी चूर्ण को उसी क्वाथ द्रव्य से, चूर्ण को उसी क्वाथ द्रव्य से भावित करके हम ऐसे चक्रिका बनाकर रख देते हैं, आतप शुष्क कर देते हैं। इन चक्रिकाओं को अच्छी तरह से एयरटाइट डिब्बे में रख देते हैं, और जैसा जैसा हमें उसका प्रयोग करना है उसी के हिसाब से एक ज्यादा से ज्यादा 1 महीना भर वो हमें हमारे पास रह सके इतनी मात्रा का चूर्ण बनाकर प्रयोग के लिए हम ओपीडी में रखते हैं। होता क्या है, चूर्ण को चूर्ण के द्रव्य से ही भावना देने से चूर्ण का भी वीर्य बढ़ जाता है। चक्रिका बनाकर रखने से उसको जो चूर्णत्व रहता है वो भी कम होने के कारण वो अच्छी तरह से उसका लाइफ भी 1 साल तक बढ़ सकता है। हमें जरूरत पड़े तो वीर्यवान दवाइयां हमारे हाथ में आ जाती है। ऐसी चक्रिका बनाकर रखने से कौन सा भी चूर्ण हम ऐसे रख सकते हैं और उसका प्रयोग और उसके लिए जो हीन वीर्यत्व मापनुयात का 2 महीने का समय ग्रंथों ने दिया है, वो थोड़ा सा बढ़ाकर 1 साल तक तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके आगे कषाय कल्पना, अभी मैं पंचभूत कषाय कल्पना नहीं बताने वाला हूं यहाँ पर। इसमें एक दवाइयों का, एक औषधियों का मार्गदर्शन करके हम आगे चलेंगे। वाग्भट संहिता में, चरक में, सभी ग्रंथों ने सतत संतत आदि धातुगत ज्वर चिकित्सा के लिए हमें क्वाथ या कषाय कल्पना के बारे में बताया है। कलिंगका, पटोलस्य पत्रम, कटुक रोहिणी, पटोलस सारेवा आदि। एक पाठ बताता है, चिकित्सा में एक पाठ बताया गया है, उन द्रव्यों का क्वाथ बनाकर लेने को बोला है। इन द्रव्यों का क्वाथ लेने को बोला गया है। फिर वही बात आ जाती है कि क्वाथ हम कितने दिन तक संभाल कर रख सकते हैं। उसमें कोई भी केमिकल प्रयोग न करते हुए या प्रिजर्वेटिव न डालते हुए हम क्वाथ का ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, लेकिन आवश्यक हर तरह के अलग अलग क्वाथ हम रोज तो नहीं बना सकते, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, अभी ये धात्री मुस्ता अमृता यानी पंच कषाय यानी 5वां जो कषाय वाग्भट में बताया गया है उसके बारे में, ये धात्री का, मुस्ता का, अमृता का चूर्ण बना लेते हैं
उसको अच्छी तरह से मिलाकर उसकी फिर वैसी ही चक्रिका बनाकर रख देते हैं। जैसी जरूरत पड़े यहाँ क्वाथ के हिसाब से हमें अत्यधिक मात्रा या प्रभुत मात्रा में लेने को बताया गया है। पहले वे ज्येष्ठमत के बारे में चक्रिका बताते समय जो विषय नहीं लिया वो विषय हम अब यहाँ लेंगे। ज्वर के लिए या जो धातुगत ज्वर की चिकित्सा करते हैं उसमें प्रभुत मात्रा में क्वाथ देने को जो बोला गया है, लेकिन हम उसके लिए चूर्ण का प्रयोग करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, धात्री मुस्ता अमृता का चूर्ण लेते हैं और उसको फिर से धात्री मुस्ता अमृता का क्वाथ से 7 बार भावित करके रखते हैं। तो ग्रंथों ने जो निर्देश दिया है कि प्रभुत मात्रा में जाए, उसके जैसे ही इसका ये जो चक्रिका हम 7 बार भावित करके रखते हैं तो क्वांटिटी दिखने में कम रहती है, लेकिन गुण उतने ही जो क्वाथ देता है उतने जैसे ही गुण ये 7 बार भावित करके रखने से हमें मिल सकते हैं। ठीक है, इसका एक विचार मैंने आपके सामने रखा है। इसके बारे में किसी का अलग भी विचार हो सकता है। चिंचा लवण तेल, बहुत सारे लोग इसको अनुलोमन तेल करके भी बोलते हैं। इसका प्रमाण मैंने आपके सामने रखा है। तैल सिद्धि परीक्षा, घृत सिद्धि परीक्षा आप सभी लोग जानते हैं। उसमें से तैल सिद्धि परीक्षा के हिसाब से यहाँ सिर्फ मूंगफली का तेल हम यूज करते हैं, तिल तेल नहीं यूज करते, मूंगफली का तेल यूज करते हैं। उसमें अम्ल क्षार, ये जो हमारा पांचभौतिक सिद्धांत है उसी के चलते चिंच यानी इमली के साथ में सैंधव भी मिला देते हैं, तो वो एक अच्छा मधुर मिश्रण तैयार हो जाता है और उसी में ये मूंगफली का तेल हम सिद्ध करते हैं। ये एक अच्छा अनुलोमन तेल है। ज्यादातर वयस्कर लोगों में जिनको खाना कम ज्यादा होता है और मलवटक बनने की प्रवृत्ति रहती है, उनमें ये घी जैसा हम सबसे खाने को शुरुआत करते वक्त थोड़ा सा चावल और उसके ऊपर 1-2 चम्मच तेल डालकर हम खा सकते हैं या पेशेंट को दे सकते हैं, जिसके कारण वो मलबटक बनना ही बंद हो जाता है। इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं। चिंच इमली पहले भिगो कर रखना है, उसको मसल कर उसका पानी निकलना है, उसमें जल भी मिलाना है, सैंधव मिलाना है, मूंगफली का तेल मिलाकर उसको तैल सिद्धि परीक्षा से बनाना है। ठीक है, दिखने में वो ऐसा दिखाई देता है पूरा। इसमें यदि एक बूंद भी जल बाकी रहा तो तुरंत फंगस उसको पकड़ सकता है। तो जो भी ग्रंथों ने दिए हुए सभी मापदंड इसके लिए आवश्यक है वो सब पूरे करके ये ऐसा तेल हम बनाएंगे। हम बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं, ये तो घर पर भी आप बना सकते हैं। अब आगे जाकर गुग्गुल कल्पना, इसमें मैंने फलत्रिकादि गुग्गुल लिया है। वैसे तो ग्रंथों में इसका जिक्र अलग तरीके से है, लेकिन हम इसका गुग्गुल बनाते हैं। अब गुग्गुल बनाते वक्त जो भी बाकी गुग्गुलों के हिसाब से ग्रंथों ने निर्देश दिए हैं उसी के चलते सभी प्रक्रिया पूर्ण करके हम ये गुग्गुल प्रक्रिया करते हैं। घटक द्रव्य तो आपके सामने सभी है। अभी ग्रंथों ने कामला, पांडुरोग इसमें देने वाला क्वाथ बताया है, तो क्वाथ न बनाते हुए इसका गुग्गुल बनाकर ये हम 1 साल 2 साल 3 साल तक इसका प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। गुग्गुल शोधन प्रक्रिया पहले करते हैं, उसमें
वो मधु जैसा गाढ़ा हो गया तो प्रक्षेप द्रव्य करके फलत्रिकादि के सभी द्रव्य उसमें डालकर ऐसी वर्तिया बनाकर हम रख देते हैं। वो धूप में अच्छी तरह से सुखाकर एक साल उसको आप ठीक तरह से देख सके तो घृत भी उसमें दिखाई देता है। बहुत सारा गोघृत या जैसा हमारे पास उपलब्ध है वो घृत हम उसमें मिलाकर रखते हैं, जिनके कारण उनका पोटेंसी कम होने का चांस नहीं रहता। दीर्घकाल वैसे रह गया तो भी अच्छी तरह से लाभदायक सिद्ध होता है। वटी, यह भी एक पथ्यादि ऐसा मैंने आपके सामने लिखा है। यह भी क्वाथ ही बनाने को बोला गया है, क्वाथ ही बनाकर देना है, शारंगधर का ही पाठ है। लेकिन सगुणान्विता, इसका अनुपान उसी श्लोक में ग्रंथों ने हमें दिया है। गुड़ के साथ या ये क्वाथ बनाना है, उसमें गुड़ मिलाकर रुग्ण को देना है। ये जो गुड़, ये अनुपान जैसे ग्रंथों ने बताया है, उसी का प्रयोग करके गुड़ का अच्छी तरह से पाक बनाकर, गुड़ का अच्छी तरह से पाक बनाकर ऐसी छोटी 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 गुटिका हम बनाकर रख देते हैं। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसमें थोड़े 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 पूरा श्लक्ष्ण चूर्ण नहीं है, थोड़े थोड़े इसमें जो द्रव्य है पथ्यादि के वो पूरे श्लक्ष्ण चूर्ण नहीं होते। फिर भी ये गुटी का आकार बहुत छोटा होने के कारण शरीर में वो अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, हजम हो जाते हैं। ये गुटी के बारे में बता दिया गया। अब यहाँ से मेरा जो विषय है वो विषय मैं अच्छी तरह से आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। खलवी रसायन, एक त्रिभुवन कीर्ति का उदाहरण मैंने लिया है। लोग तो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन ये 7 द्रव्य एक साथ मिलाने से त्रिभुवन कीर्ति अच्छी तरह से नहीं बनती। ये 7 द्रव्य एक साथ मिलाकर त्रिभुवन कीर्ति, मैं दोबारा वो बोल रहा हूं, अच्छी तरह से नहीं बनती। ग्रंथों का अभ्यास करते वक्त अभी जो आधुनिक ग्रंथ संपदा हमारे सामने आती है तो उसमें एक सब्जेक्ट लिया तो उसके बारे में पूरा ब्यौरा नीचे दिया गया होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में ब्यौरा तो सभी है, लेकिन थोड़ा एक इस अध्याय में है, दूसरा 15वें अध्याय में, उसके बारे में तीसरा 20वें अध्याय में है, ऐसी थोड़ी सी बात होती है। तो हमें क्या करना है, ग्रंथों में दिए गए सभी निर्देश का प्रयोग करते 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 औषधियां बनानी है। तो बचना ये जहां विष है ये हम सभी लोग जानते हैं, उसका शोधन प्रक्रिया भी हम कर लेते हैं, लेकिन उसका मारण प्रक्रिया, उसका मारण भी करना चाहिए। और उसके लिए ग्रंथों में अलग अलग जगह पर कुछ संदर्भ दिए हैं और उनके हिसाब से जो कल्प बनते हैं उनमें भी वो द्रव्य सभी दिए गए हैं। और बचना का अच्छी तरह से मारण हो, इसलिए टंकण इनका और बचना का पहले खरल करना चाहिए। मैंने शुरुआत ऐसी की थी, 7 द्रव्य एक साथ मिला दिए तो त्रिभुवन कीर्ति नहीं बनती। उसी के चलते आगे जाकर अभी बता रहा हूं, बचना का मारण करने के लिए टंकण बोला गया है। तो टंकण और टंकण क्षार जो बोलते हैं, उसका जो लाही करके फुला हुआ जो चूर्ण रहता है वो और बचना, इनका पहले खरल करना है। वो अच्छी तरह से खरल हो गया तो उसके बाद
उसके बाद मिरपुर उसमें डालनी है, सौंठ डालनी है, पिपली मूल, ये 6 द्रव्यों का अच्छी तरह से मिश्रण होने के बाद वो खरल से बाहर लेना है। उसमें हिंगुल पहले लेना है। यदि हम हिंगुल से त्रिभुवन कीर्ति बना रहे हैं तो मैंने ब्रैकेट में रस सिंदूर ऐसे लिखा है, ये क्यों लिखा है वो भी बताता हूँ। हिंगुल शोधित जो होता है वो मिलाकर अभी पहले वो हिंगुल खरल में लेना है, उसके साथ ये चूर्ण जो 6 द्रव्यों का बन गया है वो थोड़ा उसमें डालकर अच्छी तरह से खरल करते करते ये खलवी रसायन बन जाता है। हिंगुल का शोधन तो हम कर लेते हैं, हिंगुल से हम पारद भी निकालते हैं, और पारद के लिए वो देह सिद्धि के लिए युक्त करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे, कोई 6 बोलता है, कोई 16 बोलता है, लेकिन जितने ज्यादा हो सके उतने संस्कार करके वो पारद हम दवाइयों में यूज कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो हिंगुल, सिर्फ हिंगुल न यूज करते हुए हिंगुल से पहले पारद निकालना, पारद के ऊपर स्वेदन, मर्दन आदि जो भी हो सके ऐसे सभी संस्कार करने के बाद एक ऊर्ध्वपतन संस्कार हम करते हैं, जिनके वो करते करते हमें रस सिंदूर मिल जाता है। और ये सिंदूर कल्प हम त्रिभुवन कीर्ति में यूज करते हैं। तो पारद की जो विषाक्तता जो बताई गई है वो बहुत कम हो जाती है। हिंगुल के ऊपर इतने सारे संस्कार होने के कारण वो भी अच्छी तरह से शरीर में घुल मिल जाने के लिए भी तैयार होता है। उसकी क्वालिटी भी जिस गुण से वो काम करने वाला है वो गुण भी बढ़ जाते हैं। आकाश में यानी कुपी के मुख में तैयार होने वाला है, पचने में बहुत सारा हल्का भी हो जाता है, और उसमें गुणांतराधान बहुत ज्यादा होने के कारण उसकी मात्रा भी कम होती है। ऐसा प्रयोग करने का विचार दातार शास्त्री ने हमारे सामने रखा था। उसी के चलते हिंगुल के बदले हम सिंदूर कल्प, त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी नारायण जहां जहां भी हो सके वहां इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे जाकर प्राणिज भस्म, एक शंख भस्म के बारे में पहले बताता हूँ, और बाद में हिंगुलुत्थ पारद, रस सिंधु, वो सब समय के हिसाब से मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। ये एक सबसे आसान तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज जो बाजार में शंख मिलते हैं वो शंख लाना है, 24 घंटे पानी में भिगो कर रखने हैं। उसके बाद अम्ल द्रव्य से उसका शोधन भी बताया है। तो थोड़ा सा खट्टा हुआ ऐसा छाछ में 24 घंटे हम रख लेते हैं। बाद में गुनगुने पानी से वो पूरा तक्र का जो एक लेयर उसके ऊपर आ जाता है, स्निग्ध लेयर, वो भी हम निकाल लेते हैं, और अच्छी तरह से बाह्य शोधित शंख हमारे तैयार हो जाते हैं। अब इसके आगे हम कोयले के ऊपर डायरेक्टली वो शंख रख देते हैं, नीचे से उसको अग्नि दे देते हैं। हमारा कोयले रखने का जो ठिकाना है उसके हिसाब से हम, अभी मैंने 8 शंख यहाँ रखे हैं, लेकिन मेरा ये जो भट्टी का जो स्वरूप है वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं उसके ऊपर और भी शंख रख सकता हूँ 8। फिर एक बार कोयला इसके ऊपर डालना, उसके ऊपर फिर शंख रखना, फिर उसके ऊपर कोयला डालकर वो जला देना। ऐसे नीचे से वो अग्नि देने के कारण सभी शंख चारों तरफ से अच्छी तरह से उनको अग्नि लगता है,
उनका भर्जन अच्छी तरह से हो जाता है। स्वांगशित होने पर थोड़े से छोटे छोटे उनके टुकड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वो पूरे जो नीचे कोयले की राख मिलती है उसमें से ढूंढ ढूंढ कर हम निकालते हैं। सभी शंख बाहर निकालने के बाद उनके ऊपर थोड़ा सा ये कोयले की राख रह जाती है, उसको हटाकर उनको एक मटके में रख देते हैं। पहले मार्केट में मिलने वाले शंख हमने ले लिए, बाह्य शुद्धि पूरी कर ली, उनका अग्नि संस्कार पूरा करके स्वांगशित होने पर उनके पास या उनके छिद्रों में जो बैठी हुई कोयले की रक्षा रहती है उसको निकालकर एक 21 दिन तक ऐसे एक मटके में रख देते हैं। उसके ऊपर एक सचिद्र कपड़ा बांधकर 21 दिन अंधेरे रूम में, जहां डायरेक्टली सूर्य प्रकाश नहीं आता हो, वहां हम रख देते हैं। 21 दिन के बाद जितना हम शंख उसमें डालते हैं वो अपने आप फूल जाते हैं। जितने शंख हम मटके के हिसाब से डालेंगे वो पूरे फूल जाते हैं, उनका पूरा चूर्ण बन जाता है। इसे अभी इसके बाद कोई किसी द्रव्य की भावना देने की जरूरत नहीं रहती। इसका प्रयोग हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सिर्फ कपड़ छान करके लेते हैं, बहुत श्लक्ष्ण हो जाता है। कपड़ छान करते हुए थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हमें मिल सकते हैं शंख के, वो भी फिर से अग्निदग्ध करके ऐसे ही रखकर उनका भी ऐसा चूर्ण हमें मिल जाता है। इतनी सादी सिंपल ऐसी ये बात है, शंख भस्म हम घर पर बना सकते हैं। मैंने अभी कोयले में रखे हैं, आप कोयले में गड्ढा खोदने की भी जगह आपके पास नहीं है तो गैस के ऊपर रखकर भी 3 घंटे 4 घंटे एक एक शंख पूरी तरह से उसको अग्नि के साथ रखकर उसका मटके में रखना। ऐसे एक एक करके आप मटके में रखकर 21 दिन तक रखकर उसका चूर्ण आप बना सकते हैं। अब हिंगोलोत्थ पारक हमारे पास 4:30 बजे का समय है या 4:45 कितना है मैडम? सर आप हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं 5 बजे हाँ, तक भी, और नहीं अगर शेष, हाँ 4:45 बजे तक, और हाँ, शेष भी रह जाता है तो भी हम आगे इसका एक भाग ले सकते हैं। तो अच्छे से हाँ, आप आपका टाइम ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अभी 4:45 बजे तक, मुझे 5 बजे ओपीडी को जाना है, तो ठीक है। 4:45 बजे तक हो सके उतना हम आज चर्चा करेंगे। जरूर। हिंगोलोत्थ पारक, सबसे पहले हिंगुल जो आज मार्केट में मिलता है वही लाना है। उसके बारे में भी अभी बहुत सारी उलट सुलट चर्चा है, कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। इस सब में न जाते हुए हमें जो मिलता है, अभी 32 साल हम एक ही हमारा आदमी है उनसे ही हम लेते हैं, वो अच्छा देता है ऐसे सोचकर उसका प्रयोग करते हैं। आज तक कोई साइड इफेक्ट हमें तो दिखाई नहीं दिया है। अम्ल द्रव्यों के साथ हिंगुल का शोधन बताया गया है। उसमें 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। ये नींबू रस या दूसरा जो रहता है चने की आम बोलते हैं। चने की आम निकालने कैसी है ये भी एक पिक्चर के हिसाब से मैंने आपके सामने रखा है। रात भर ऐसे धोती के कपड़े चने के छोटे छोटे क्षुप होते हैं उनके ऊपर रख देते हैं। चने के सभी पेड़ों पर रात भर दवा
हवा में जो सर्दी के दिनों में ही चने उगते हैं, तो हर एक पत्तों पर बूंद 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 पानी रात भर इकट्ठा होता है। वो ऐसे धोती उसके ऊपर लेकर वो धोती से सब इकट्ठा करते हैं और बाद में उसको बकेट में या उसमें रख लेते हैं। घर पर आने के बाद फिर से 2-3 बार उसको स्वच्छ करना पड़ता है, क्योंकि उसमें मिट्टी कुछ ना कुछ तो कंकर जमीन का भाग भी उसको लग सकता है। लेकिन ये जो चने की आम्ल जो बोलते हैं, यानी चने का अम्ल, चने में होने वाला अम्ल रस युक्त जल, ऐसे आप बोल सकते हैं, ये बहुत अम्लता युक्त रहता है और इसका भी प्रयोग हम हिंगुल के शोधन के लिए करते हैं। इसमें आज तक का जो अनुभव है उसी के हिसाब से नींबू रस शोधित यदि हमने हिंगुल का ऊर्ध्वपतन किया तो 650, 1 किलो में 650-700 इतना ही पारद मिल जाता है। लेकिन चने की आम से यदि हमने हिंगुल का शोधन किया तो आज तक हमने एक बार 850 ग्राम तक 1 किलो से 1 किलो हिंगुल से 850 ग्राम तक पारद निकाला है। यील्ड अच्छा मिलता है। ये शायद दातार शास्त्री ने ही हमें बताया है और उन्हीं ग्रंथों में मैंने तो नहीं पढ़ा है, इसलिए शायद बोला। दातार शास्त्री ने बताया है, उसी के हिसाब से हम करते हैं। हर दीपावली के समय चने के ऐसे छोटे छोटे क्षुप तैयार रहते हैं, उस वक्त जाना है खेतों में, जाकर ये इकट्ठा करना है। उसके बाद अच्छी तरह से मर्दन होना है। मर्दन होने के बाद उसका चूर्ण बनाकर तैयार करना है। अब आगे आता है डमरू यंत्र। डमरू यंत्र नाम क्यों दिया है वो भी मैंने आपके सामने पिक्चर में दिखा दिया है। नीचे एक छोटा मटका रहता है, उसके ऊपर एक बड़ा मटका हम रखते हैं। मुंह को पहले नीचे वाले मटके में हिंगुल 1 किलो हिंगुल का चूर्ण रखते हैं, उसके ऊपर दूसरा बड़ा वाला मटका रखते हैं। मुंह को अच्छी तरह से मिट्टी कापड़ लगाकर अंदर बाहर कुछ न हो जाए, क्योंकि पारद जब भी तैयार होगा तो पारद सबसे चंचल धातुओं में से गिना जाता है। तो कहीं से भी उसको जगह मिलती है तो वहां से वो निकल जाता है, हमारे हाथ में नहीं आता। इसीलिए अच्छी तरह से मिट्टी कापड़ लगाकर इन दोनों मटकों का मुख हम बंद कर देते हैं। बाद में ये छोटा वाला नीचे है, बड़ा वाला ऊपर है, और मिट्टी कापड़ करके इसका मुंह अच्छी तरह से बंद कर दिया है। इसके बाद नीचे वाले मटके को अग्नि देना है। इसमें जब भी हम हिंगुल डालते हैं तो ऊपर से हम जब भी देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हिंगुल कितने जगह में मटके में फैला हुआ है। अग्नि इतना ही देना है जितना वो जो हिंगुल मटके के अंदर फैला हुआ है उसी जगह पर आरक्तता आ जाए। ज्यादा अग्नि देने का नहीं है, मटका सिर्फ लाल हो जाए इतना ही अग्नि 24 घंटे देना है। जैसे जैसे हिंगुल में से पारद निकलता है वो बाष्प स्वरूप ऊपर के मटके में आने लगता है। तो ऊपर के मटके के ऊपर ठंडे पानी के कपड़े हम रखते हैं। उनके जो उनसे यदि पानी नीचे के मटके पर गिर गया तो वो मटका बस्ट हो सकता है। इसलिए वो पानी न नीचे मटके के ऊपर न गिरे, इसलिए ऐसे चारों जो कोने रहते हैं कपड़े के उनके नीचे पन्हाड़, ऐसा हम शब्द यूज करते हैं, वो पानी बाहर निकल कर ऐसी व्यवस्था हम उसके लिए करते हैं।
जैसे जैसे वो ऊपर का कपड़ा गर्म होता है उसके ऊपर हम ठंडा पानी डालते रहते हैं। 24 घंटों के बाद हमें ये अग्नि देना बंद करना है। उसी वक्त अग्नि देकर बंद हो गया तो उसी वक्त हम ये दोनों जो मटके खड़े हैं इस तरह, उनको दोनों को एक बाजू पर लिटा कर रख देते हैं, क्योंकि यदि इसी अवस्था में वो ठंडा हो गया तो ऊपर चिपका हुआ पारद फिर से नीचे के मटके में आ जाएगा। इसलिए जो खड़े हैं वो जमीन पर रख देते हैं, दिशा बदल देते हैं। तो ऊपर के मटके में जो भी पारद इकट्ठा हो गया तो ऊपर के मटके में ही रहता है और नीचे सिर्फ इंगुलोथ मशेरी, रक्षा इंगुल की थोड़ी हमें मिल जाती है। ठीक है, 725 ग्राम तक। और ये जो दूसरा है उसके ऊपर का फोटो का जरा गलती से, वो भी ज्यादा है, ऐसा ही ऐसी बोतल नीचे का तल अच्छी तरह से जाड़ा हो इसलिए ये दूसरा फोटोग्राफ दिखा गया है, वरना पारद उसी बोतल में डालते डालते नीचे से बोतल फूट जाती है और पारद सब चला जाता है। ऐसे पारद का हम इकट्ठा करके रख देते हैं। वैसे तो ये वीडियो था, लेकिन ये इंटरनेट पर ये हमारा जो अभी लेक्चर चल रहा है उसमें वो वीडियो अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता, इसलिए मैंने सिर्फ पिक्चर रखा है। ऐसे एक थोड़ा सा जाड़ ऐसा कापड़ लेकर उसमें से पारद हम निचोड़ कर ले लेते हैं। जो पारद के ऊपर थोड़ी सी बाह्य दोष जो रहते हैं वो इस कापड़ में इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये पारद तो बन गया, अब पारद का सिंदूर बनाना है, एक ऊर्ध्वपातन संस्कार उसके ऊपर करना है। ये पारद के ऊपर हम स्नान, स्वेदन, मर्दन ये 3 संस्कार करके लेते हैं। उसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूं, सिंदूर के बारे में ज्यादा हम विचार करेंगे। 100 ग्राम पारद, 25 ग्राम गंधक और नवसागर 6.25 ग्राम, ऐसा एक पाठ है। वैसे तो सिंदूर में ज्यादातर पाठ समभाग गंधक ऐसे है, लेकिन ये एक मुझे ज्यादा मात्रा में रस सिंदूर बनाना हम बनाते हैं तो ये अच्छा पाठ लगा, नवसागर युक्त भी है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं और ये सभी द्रव्यों में इसका यूज भी होता है। घटक द्रव्य आपके सामने मैंने रखे हैं। इसके लिए कुपी बनाना, 14 बार मिट्टी और कापड़ के साथ अच्छी तरह से ऐसी कुपी बन जाती है। बाजू के खरल में कज्जली बन गई है, वो कज्जली अब हम इस कुपी में भर देंगे। नीचे कुपी है, कागज से कज्जली उठा उठा कर उसमें धीरे धीरे डाल रहे हैं। कज्जली फिर भी पारद का ही एक स्वरूप है, तो वो भी बहुत चंचल हो सकती है, इधर उधर नहीं जाए, इसलिए ऐसा प्रयोग करते हैं। अब ये सब दातार शास्त्री ने हमें सिखाया हुआ एक बहुत इकोनॉमिकली और अच्छी तरीके से काम आने वाला ये सिंदूर बनाने का एक बारंड, ऐसा मराठी में बोला जाता है इसका, या भट्टी आप बोल दीजिए। ऐसी भट्टी बांध कर हम ले लेते हैं और वो जमीन के सतह से नीचे है, जहां अग्नि हम रखने वाले हैं वो जमीन के नीचे है। उसी के चलते अग्नि एक्सेस नहीं होता, मिनिमम अग्नि में अच्छी तरह से सिंदूर, ताम्र सिंदूर, रौप्य सिंदूर, सुवर्ण सिंदूर, अभी
हम तो बहुत सारे सिंदूर बनाते हैं, वो अग्नि बहुत कम लगता है, लकड़ियां बहुत कम लगती है, मोस्ट इकोनॉमिकल ऐसे ये भट्टी का स्वरूप रहता है। ऊपर से देखा जाए तो वो ऐसी दिखाई देती है। ये पीछे जो छिद्र रखे हैं वो दीपाग्नि में धुआं बाहर जाए और तीव्राग्नि में उसमें से ज्वाला बाहर आ जाए, इसके लिए वो रखे गए हैं। दीपाग्नि का एक चित्र मैंने आपके सामने रखा है। अभी यहाँ से सिर्फ धुआं दिखाई देता है, अग्नि ज्यादा कहीं पर दिखाई नहीं देता। यह मध्यम अग्नि है। मध्यम अग्नि में मटके का नीचे का जो भाग रहता है वो सिर्फ लाल होना है, उसके आगे अग्नि बढ़ाना नहीं है। मटके का नीचे का हिस्सा जहां अग्नि लग रहा है वो सिर्फ लाल होना चाहिए, उतना ही अग्नि देना है। और बाद में ये तीव्राग्नि, तीव्राग्नि जैसा मैंने बोला कि जो पीछे छिद्र होते हैं उनमें से भी दो एक एक 8-9 इंच तक अग्नि ज्वाला बाहर आनी चाहिए। इतना ज्यादा सामने से भी वो बाहर आता है, पीछे से भी बाहर आता है, इतना ज्यादा अग्नि देना पड़ता है, तभी जाकर पारद पूरा गंधक नवसागर उसमें से खत्म होने के बाद पारद का ऊर्ध्वपातन शुरू हो जाता है और वो कुपी के मुख में आकर बैठ जाता है। ये पारद सिंदूर चिपकते समय के कुछ फोटोग्राफ्स है। धीरे धीरे कुपी का मुख बंद हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा सिंदूर जैसा जैसा चिपके वो मुख कम हो जाता है और बाद में अंततः कुपी का मुख पूरे सिंदूर से ऐसा भर जाता है। ये वैसे बहुत पास जाकर निकाला हुआ फोटो है, वरना ये दिखाई भी नहीं देता, पूरा मुख बंद हो गया है ऐसी बात दिखती है। उसके बाद हम वो कुपी छेद करते हैं। कुपी छेद होने के बाद ऊपर तक ऐसा सिंदूर लगा हमें मिल जाता है, नीचे कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, ऊपर सिंदूर लगता है। शास्त्रों के हिसाब से यदि पारा 100 ग्राम है तो हिंगुल हमें 108 107 ग्राम मिलना चाहिए, क्योंकि सिंदूर में 7-8 ग्राम गंधक बाकी रह जाता है। ऐसे 108 ग्राम की बहुत सारी सिंदूर हमने बनाया है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को मैं सिखाता भी हूँ। एक दो पिक्चर है ये। बाद में कुपी छेदन है और उसके ऊपर से सिंदूर निकलता है, तब वो ये सुवर्ण सिंदूर है। इसी साल हमने बनाया है, 80 ग्राम तक आना चाहिए, तो 74 ग्राम तक हमें मिल गया है। 74 मिलना ये भी बहुत नसीब की बात होती है। पूरे 72 घंटे का अग्नि रहता है, दीपाग्नि 36 घंटे, 24 घंटे मध्यम अग्नि और लास्ट में 10-12 घंटे तीव्राग्नि देना पड़ता है, तभी जाकर ये अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। कुछ ग्रंथों ने, कुछ वैद्यों ने इसको मकर ध्वज भी वो बोलते हैं, इसके बारे में निर्देश भी दिए कि ये मकर ध्वज ही होता है। ऐसे अच्छे अच्छे हम अच्छी दवाइयाँ हम इसमें, और अभी तो मैं घर पे ही बनाता हूँ, अभी फैक्ट्री खुल गई है तो फैक्ट्री में बनाऊंगा। 1993 में भी एक ऐसा ही पूर्ण चंद्र यानी मकर ध्वज मैंने बनाया था, उसके भी फोटोग्राफ्स है। बहुत सारे ये ताम्र सिंदूर है, ताम्र सिंदूर के फोटोग्राफ्स है। अभी हम माक्षिक भस्म से यदि हमें मौका मिला तो हम माक्षिक भस्म के आगे का भाग कभी दूसरे सेक्शन में या दूसरे लेक्चर में हम विचार करेंगे। मुझे लगता है अभी 5 बजे मुझे ओपीडी को जाना है, तो 4:44 हो गए, तो हमें अभी यहाँ रुकना चाहिए। सिर्फ धन्यवाद करके आज का लेक्चर हम
ये भेषजम आयुर्वेद करके हमने फैक्ट्री खुलवा दी है। यहाँ सब अभी ये दवाइयाँ हम बना रहे हैं, वैद्यों को दे भी रहे हैं। मेरा लड़का शतानंद ये सब काम देखता है। वो जामनगर से आयुर्वेद बी फार्मेसी करके आया है और उसका ये सब औषधि दवाइयाँ बनाने का ही व्यवसाय है। धन्यवाद। परम आयुर्वेद के दोनों आधार स्तंभ भुजबल, उन दोनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और बहुत देरी के बाद भी 30-35 वैद्यगण, स्टूडेंटगण ये मेरे लेक्चर सुनने के लिए उपस्थित हो गए, तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमो नमः। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर रहा आपका व्याख्यान। चतुष्पाद में समाविष्ट और वैद्य के पश्चात श्रेष्ठ पाद है औषधि। किसी भी प्रकार की निर्मिति करना यानी अपने आप में एक श्रेष्ठ उपलब्धि है। वैद्यों द्वारा स्वयं निर्मित भेषज यानी व्याधि नाश के लिए सर्वोत्कृष्ट शस्त्र है। निर्मिति समय आपने जैसे कहा कि वैद्यों की भावनाओं से भी अद्भुत बदलाव आते हैं और जिसका परिणाम हम चिकित्सा करते वक्त उसका देख लेते हैं। आदरणीय परम गुरुवर्य वैद्यराज दातार शास्त्री द्वारा ज्ञान प्राप्त कर आपने उसी ज्ञान गंगा के अमृत बिंदु आज हमें दिए हैं। इसके लिए मैं आपका विशेष अभिनंदन करती हूँ और आपको सादर प्रणाम भी करती हूँ। आपके अग्रिम व्याख्यानों की श्रृंखला देखते हुए आपके समय की उपलब्धि के अनुसार हम आगे का भाग जरूर उसका नियोजन करेंगे। तो हाँ, आज के धन्यवाद। जी हाँ, ठीक है। आज के इस हाँ, सुंदर मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। चलो। पुनर्मिलामः। जी, आज का पुष्प यहीं समाप्त करते हैं। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। धन्यवाद।